हेलो एवरीवन। सो अपने आईटीएफ के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते कैसे हैं, उनकी कंडीशन क्या थी, इन्वर्टिबल कैसे होते थे लाइक वन वन फंक्शन एंड ऑल, एंड आईटीएफ की डोमेन्स क्या होते हैं। जो हमने बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे उनके डोमेन, उनके रेंज क्या थे, लाइक प्रिंसिपल रेंज क्या था, वो सब डिस्कस किया था। जैसे हमने फंक्शन में किया था कि पहले फंक्शन का टाइप पढ़ा, सबसे पहले उसके ग्राफ पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईटीएफ के ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, नाउ किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए उस फंक्शन का डोमेन एज वेल एज उसका रेंज। तो मैंने वही स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टार्ट किया साइन इनवर्स एक्स से। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था अपने पास, -1 to 1, एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता था। करस्पॉन्डिंग इसका प्रिंसिपल रेंज क्या आया था, प्रिंसिपल रेंज बताया था मैंने। रेंज मतलब बेसिकली वो वैल्यूज जहां पे आपके पास आपको आउटपुट मिलेगा एंड इस केस में इट शुड बी 1 1। ठीक है, तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अपने पास। सो इसीलिए यहाँ पे अपना रेंज क्या आया था, -π/2 to π/2। अब इसी चीज को ग्राफ पे कैसे लेके आ रहे हैं इसको समझना प्रॉपर्ली। सो मैंने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स को मार्क किया, -1 एंड +1, बिकॉज वही रिक्वायर्ड था मुझे एज पर द डोमेन। वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट को प्लॉट किया विच इज -π/2 एंड π/2, वो रिक्वायर्ड था एज पर द रेंज। ठीक है, थोड़ा सा साइन एक्स के ग्राफ को रिकॉल करना, तो साइन एक्स का जो ग्राफ था वो 0 से स्टार्ट होकर π/2 π एंड सो ऑन ऐसा कुछ बनता था अपने पास। साइन एक्स के ही ग्राफ का फ्रॉम -π/2 to π/2 का पोर्शन रिकॉल करो, कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा। ठीक है, आपके पास सिमिलर पोर्शन। नाउ उसी पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो ये बनेगा अपना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखना कैसे एक्चुअली हुआ क्या है समझो। इसी को आई कैन राइट x इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, अब जब आपने y इक्वल टू साइन x बनाया था तो आपने ग्राफिकली इस तरीके से कंडीशंस लिख दी थी। ठीक है, लाइक y इक्वल टू साइन x पे आप क्या करते थे, यहाँ पे ग्राफ को इस तरीके से बनाते थे जिसमें आप अज्यूम करते थे यहाँ पे आपका x एक्सिस होता था और ये y एक्सिस। अब सोचो इसी ग्राफ को मैं x इक्वल टू साइन y में बनाऊं तो डिफरेंस क्या आएगा कि यही ग्राफ y एक्सिस कॉलम बन जाएगा। जब ये ग्राफ y एक्सिस कॉलम बनेगा तो ऐसा दिखेगा। आप बोलोगे सर ये तो पूरा ग्राफ दिखना चाहिए। नो डाउट पूरा दिखना चाहिए था, पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स, मतलब हमने क्या किया है, फंक्शन को 1 1 बनाया है। तो जो आगे का ग्राफ था और जो यहाँ का ग्राफ था मैंने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया, उसका रीजन है, हम लोगों को अगर फंक्शन को 1 1 देखना होता है तो कंडीशन क्या थी याद करो। कंडीशन थी अपने पास कि जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई लाइन बनाओगे तो वो ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पे पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। आप देखो इसमें x के पैरेलल कहीं भी लाइन बनाओ ये हमेशा एक पॉइंट पे ही कट करेगा, 1 1 फंक्शन रहेगा। और सेकेंडली हमको अपने रेंज के बाहर नहीं जाना था, दैट इज प्रिंसिपल रेंज। तो -π/2 का एक ग्राफ नहीं बनेगा, π/2 का एक ग्राफ भी नहीं बनेगा। तो ये अपना हुआ सिंपली y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने आगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाया। कैसे, आगे कॉस इनवर्स में डोमेन क्या था अपने पास, सेम जो साइन इनवर्स का था विच इज -1 to +1। इसका रेंज क्या था अपने पास, 0 to π। डिस्कस किया था हम लोगों ने कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट कॉस इनवर्स का आंसर कभी 0 नेगेटिव होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0। तो कॉस इनवर्स का जो भी ग्राफ रहेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। अंडरस्टूड, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो हमेशा y पॉजिटिव होता है, नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा। साइन का ग्राफ जो था वो ऊपर नीचे दोनों ही क्वाड्रेंट में था अपने पास, बट यहाँ पे सिर्फ ग्राफ क्या रहेगा अपने पास, ऊपर। सेकेंडली इसी को ऑब्जर्व करो कि हमने देखा था y इक्वल टू cos x। जब y इक्वल टू cos x बनाया था तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था। नाउ जब मैं इसी ग्राफ को x इक्वल टू cos y में बनाऊंगा तो क्या होगा, अब ये टिल्ट होके ऐसा कुछ बन जाएगा अपने पास, और वही ग्राफ मैंने बना के रखा है, देख सकते हो। उसका सिर्फ 0 से लेके पाई तक का पोर्शन हम लोगों ने काउंट किया है। तो ये बन गया अपने पास y इक्वल टू cos इनवर्स x। अगेन वही खास बात, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बनाओ वो हमेशा अपने पास इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये 1 1 भी है अपने पास और इनवर्स इसलिए एग्जिस्ट किया है। सो सिंपल तरीका है अपने पास, अगर आपको डोमेन और रेंज याद है तो आप इनवर्स के ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इन फंक्शन को यूज करके इनका रेप्लिका अबाउट y एक्सिस बनाओ और उनके डोमेन और रेंज में उसको कंटेन कर दो, आपको अपने आप ग्राफ बन जाएगा। दिस वाज साइन एंड कॉस। नेक्स्ट देखते हैं टैन और कॉट का ग्राफ कैसा होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टैन फंक्शन, टैन इनवर्स फंक्शन बेसिकली। सो टैन इनवर्स एक्स का अपने पास डोमेन क्या था, टैन की खास बात ये थी कि इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर दो हर एक वैल्यू का आंसर मिलेगा। तो टैन इनवर्स का डोमेन था अपने पास ऑल रियल नंबर, बट एट द सेम टाइम इसके रेंज को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था 1 बनाने के लिए। तो इसका रेंज क्या लिया था, -π/2 से π/2। ठीक है, अगेन -π/2 से π/2 है, मतलब नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा, इनफैक्ट सिमेट्रिकल पार्ट में रहेगा। कैसे,
मैंने ग्राफ के अंदर दो पॉइंट प्लॉट किए, एक -π/2 की लाइन, एक +π/2 की लाइन। जो यहाँ पे खास बात थी वो ऐसी थी कि जब -π/2 आपको आंसर चाहिए होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि tan इनवर्स x का आंसर चाहिए π/2 या फिर -π/2, तो वो पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज कि tan की वैल्यू अगर आप अंदर tan इनवर्स में इंफिनिटी दोगे तो π/2 बनता है, बट इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। हम लोग डोमेन लिखते हैं और रियल नंबर, बट रियल नंबर का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞, ओपन ब्रैकेट। तो इसीलिए हम लोग इसके रेंज में से -π/2 टू π/2 लिखते तो है, बट दोनों क्या रहेंगे अपने पास, ओपन। मतलब इसका आंसर कभी भी -π/2 या +π/2 बन नहीं पाएगा। इसी तरीके से इसका जो ग्राफ होगा वो भी कभी π/2 को मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक किया। फर्स्ट π/2 वाली लाइन, सेकंड इज -π/2 वाली लाइन। अब स्टार्ट किया x = 0 से। tan इनवर्स 0, tan का वैल्यू 0 को बता था, एट x = 0, तो 0 पे तो ये 0 रहेगा। नेक्स्ट, जैसे इसे पॉजिटिव में नंबर बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे जैसे बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ती गई। फाइनली जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंफिनिटी, तो आंसर क्या होता है π/2, मतलब ये इंफिनिटी पे इस लाइन को टच करने जाएगा। मैंने अभी टच नहीं करवाया है, अंडरस्टूड, वो कर भी नहीं सकता, बट बहुत दूर कहीं तो इंफिनिटी पे शायद में भी कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे x की वैल्यू बढ़ाई थी तो वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई थी। अब मैं x की वैल्यू कम करूंगा, जब कम करूंगा मतलब नेगेटिव में मूव करेंगे। जब नेगेटिव में हम लोग आ रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा। जब वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब ये कहाँ टेंड करेगा, टुवर्ड्स -∞। तो वही सिमेट्रिक ग्राफ था। जब ऊपर देखोगे तो आपके पास +∞ जाएगा, नीचे -∞। रिकॉल करना, जब tan का ग्राफ बनाया था तो ऐसे पैचेस याद है, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ देखा था। इस पार्ट में ये, फिर सिमेट्रिकली नेक्स्ट पार्ट में वापस से ये। इसी ग्राफ को आप रेप्लिका ले लो अलोंग y एक्सिस, मतलब इसको आप लिख दोगे y = या tan y = x, यही ग्राफ दिखेगा आपको। मैंने वही सेम ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया इसका। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज कॉट फंक्शन। कॉट का डोमेन भी क्या होता है, सेम, और रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो अंदर, बट जो रेंज है अब उसमें लिमिटेशन होता है। tan की केस में क्या हुआ था कि रेंज नेगेटिव भी पॉसिबल था, पॉजिटिव भी पॉसिबल था। कॉट में ऐसा नहीं है। कॉट में आपका रेंज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव फ्रॉम 0 टू π, नाइदर 0 बनेगा और ना ही π बनेगा। रीजन था अपने पास साइन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है समझते हैं। जब मैं कॉट को पॉजिटिव आंसर दूंगा, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू देखूंगा, तो मेरा आंसर जो एंगल होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉट अपने पास वहां पे पॉजिटिव आंसर देता है। तो पॉजिटिव पे अपने पास आंसर इस तरीके से मूव करेगा। अगर एक सिंपल सा वैल्यू देखूं, सपोज मैंने बोला 0, ठीक है, जब हम बात करेंगे कॉट इनवर्स 0 की, तो 0 पे अपने पास आंसर क्या आता है, कॉट का वैल्यू 0 कब बनता है अपने पास, कॉट का वैल्यू 0 बनता है एट π/2। ठीक है, जब अपने पास π/2 हो जाएगा एंगल, तो कॉट क्या हो जाएगा 0। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। जो मेरा ग्राफ है वो π/2 पे क्या दिखा रहा है अपने को, 0 दिखा रहा है। नाउ अब धीरे धीरे आगे बढ़ना। जब हम लोग बात करेंगे अपने पास 0 से बड़े वैल्यू की, ठीक है, सपोज 1 2 3 सो ऑन, हम वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। जब कॉट के अंदर एंगल बढ़ाते हो तो इम्पैक्ट क्या होता है, वैल्यू कम होती जाती है। तो ये वही हो रहा है, आपके पास वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, सिंपल सा, y की वैल्यू कम हो रही है बट एट द सेम टाइम x की वैल्यू बढ़ रही है। नाउ जब मैं x को नेगेटिव में बढ़ाऊंगा, ठीक है, नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अब क्योंकि कॉट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर होता है, तो इसलिए आप देखो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करती जा रही है फ्रॉम π/2 टू π। ठीक है, अगेन जब हम लोग बात करेंगे कि x का वैल्यू बहुत छोटा नेगेटिव वैल्यू हो गया, मतलब -∞, तो आंसर क्या होना चाहिए, π, मतलब ये लाइन कहीं तो -∞ पे π को टच कर देगी। सेम जब हम बात करेंगे कि x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस केस में आंसर क्या बोलते थे, इन्फिनिटी, मतलब ये वाली लाइन जो है ये अगेन x = 0 को इन्फिनिटी पे कहीं टच कर देगी। तो अगेन इन दोनों ग्राफ में खास बात क्या थी कि इनके एक्सट्रीम पॉइंट जो थे 0 और π, वहां कभी ग्राफ मिलेगा नहीं आपको, वो ग्राफ टेंडिंग टुवर्ड्स दैट लाइन जाएगा। सेम यहाँ पे -π/2 टू π/2 उनकी तरफ अपने पास टेंड करेगा। नाउ इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट सेकंड इनवर्स x और cos इनवर्स x का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं cosec इनवर्स एंड sec इनवर्स x। नाउ अगेन cosec और sec का दोनों का डोमेन क्या था अपने पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। तो इनकी ग्राफ में और केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सारे रियल नंबर तो अलाउड है बट -1 से 1 के बीच की वैल्यूज अलाउड नहीं है अपने को। इनका जो रेंज था वो अलग अलग था। cosec का रेंज था अपने पास -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और sec का रेंज था अपने पास 0 to π एक्सेप्ट π/2। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास जो भी हम आंसर लिखेंगे, ये जो भी ग्राफ बनाएंगे उनको डोमेन रेंज के बेस पे बनाएंगे हम लोग, सिंपल सा।
नाउ पहले बात करता हूँ कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक को ऑब्जर्व करो। सो स्टार्ट करता हूँ 1 से, ठीक है। सपोज कॉसेक का वैल्यू 1 दिया, लाइक कॉसेक इनवर्स ऑफ 1, तो कॉसेक का वैल्यू 1 कब बनता था, π/2 पे, तो 1 पे तो बनेगा आपके पास π/2। नाउ अब ये अपने पास जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे 1 2 3 4 5, नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू का ही। पॉजिटिव में आप वैल्यू बढ़ाते रहोगे, सब आपने कॉसेक के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू दी, लाइक कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी, तो अब ये टेंड कर देगा 0 को। द रीजन बीइंग, हमको पता है कि कॉसेक को जितना बड़ा करोगे साइन उतना ही छोटा होगा। मैंने क्या बोला, कॉसेक को आपने क्या वैल्यू दे दिया, इन्फिनिटी, तो साइन का पहुंच जाएगा 0। वही सेम चीज कि इसका जो ग्राफ है वो कम होते होते फाइनली इन्फिनिटी पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये हुआ कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली 0। ये तो हुआ पॉजिटिव की बात। अब आते हैं नेगेटिव पे। सपोज मैंने कॉसेक इनवर्स के अंदर अब दे दिया -1, -1 तो उसका आंसर क्या आता है, -π/2। नाउ अगेन अब मैं -1 से वैल्यू को कम करते जा रहा हूँ, -2 -3 -4 -5। सो अब इसका वैल्यू बढ़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है अपने पास कि अब वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते होते टूवर्ड्स 0 टेंड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जब मैंने 1 पुट किया तो पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू आया था, इसलिए डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 0 पे गया। नाउ जब -1 पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आ गया -π/2। अब ये बढ़ते हुए वापस किसको टेंड करेगा, 0 पे। अगेन विद द सेम कंडीशन, जब वैल्यू को आप डिक्रीज करते रहोगे नेगेटिव में, लाइक -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी पहुंचोगे तो फाइनली आप कहां आ जाओगे, 0 पे। तो ये बनेगा अपने पास कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। अगेन रिकॉल करना, कॉसेक का ग्राफ कैसा बनाया था। सो जहां पे साइन आता था उतने पार्ट में कॉसेक नहीं था, लाइक इस टाइप से कुछ हमने ट्रेस किया था। इसी ग्राफ को अलोंग दी वाई ले लो, अपने आप समझ जाओगे, उसी का हाफ पोर्शन है बस खाली, ठीक है। हमने लिमिटेड रेंज के अंदर उसको प्लॉट किया है, वही सेम ग्राफ आपको दिखेगा ऐसे। नाउ इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पर सेक इनवर्स एक्स को प्लॉट किया, बट सेक में डिफरेंस क्या होता है, सेक का रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ कहां से कहां अप्लाई करेगा, 0 to π। तो मैंने उतने ही पार्ट को यूज किया कि सेक का जो रेंज था वो 0 to π एक्सेप्ट π/2 होना चाहिए था अपने पास। मतलब ये जो वैल्यू है, जो ग्राफ है, कोई π/2 को टच नहीं करेगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए मैंने सिस्टम को पार्ट में डिवाइड किया, एक π/2 का लाइन ड्रॉ किया, एक पाई का। द रीजन बीइंग कि पाई के ऊपर में जा नहीं सकता और π/2 को मैं टच नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब आपने x को पॉजिटिव वैल्यू दिया, लाइक 1 2 3 4 5, तो इम्पैक्ट क्या होगा, सेक इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता था, सेक का आंसर 1 का पता था एट 0 डिग्री, इसलिए आंसर आ जाएगा आपके पास 0। देखो x इक्वल टू 1 है, पर ये कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर, जहां पे y क्या होता है 0, तो यहां से स्टार्ट हुआ। नाउ जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, क्या आई कैन से सेक इनवर्स x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ते हुए मैक्सिमम कहां पहुंचेगी, जब आपने x को इन्फिनिटी दिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास π/2, क्योंकि पॉजिटिव में π/2 के आगे, सॉरी पॉजिटिव π/2 के आगे वो बढ़ नहीं सकता, इसलिए अपने पास जब आपने इंक्रीज किया x का वैल्यू तो सेक इनवर्स x का वैल्यू टेंड होते हुए कहां तक चला गया, π/2 तक। नाउ नेगेटिव पार्ट पे आते हैं। जैसे हमने नेगेटिव आंसर दिया, लाइक -1, सेक इनवर्स का वैल्यू -1 कब बनता था, या सेक का वैल्यू -1 कब बनता था, एट π। सो पाई पे इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, -1। अब यहाँ क्या ट्रेंड चलेगा, जैसे जैसे आप वैल्यू को नेगेटिव में कम करते जाओगे, फाइनली उसका जो वैल्यू है वो अपने पास π/2 को या वापस π/2 को ट्रेंड करते जाएगा, ठीक है। तो वही ट्रेंड मैंने वापस से बनाया। अब जो वैल्यू है वो पाई से कम होना स्टार्ट हो गई, पाई से कम होते होते कहां तक जाएगी, वापस से π/2 तक। दोनों ही केस में ऑब्जर्व करो, कोई भी लाइन एग्जैक्टली π/2 को टच नहीं कर रही है। मतलब क्या हुआ कि π/2 को वो इन्फिनिटी पे टच करेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 0 to π, 0 फिजिबल है, पाई फिजिबल है, बट π/2 इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं हम लोग। नाउ आगे हम देखते हैं इनके एप्लीकेशन, इसके प्रॉपर्टी कैसे हम यूज करेंगे, पर्टिकुलरली ग्राफिकल प्रॉपर्टीज और यू कैन से थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड अपॉन डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट टाइम देखे थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, आज जो देख रहे हैं वो थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन रहेंगे, सो बी केयरफुल। लाइक यहाँ मुझे बोला है कि वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x² - 4x + 5, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉट इनवर्स का रेंज निकालूंगा, सो मुझे इन जनरल तो पता है कि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई तक चलता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन अपने पास ये आएगी कि 0 से पाई तब चलता था जब उसका डोमेन क्या होता था, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे डोमेन वाले पार्ट पे क्या लिखा है, x² - 4x + 5, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू ये लेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x²
माइनस 4x प्लस 5 इस वैल्यू को, क्या इसी को आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। ऐसा क्यों किया? ये तीन टर्म्स को ऑब्जर्व करो, क्या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट एक स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? दैट इज ऑलवेज जीरो, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। सो 0 प्लस 1 मतलब मैं सिंपल सा बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो एक्सप्रेशन था जिसको हमने इस फॉर्म में रिड्यूस किया, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। ये वही हमने यहाँ पे प्रूव किया कि स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 मतलब ये 1 से बड़ा होना चाहिए। जब ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा इसका मतलब कॉट इनवर्स के अंदर का जो वैल्यू है वो भी हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। नाउ अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझना। सो कॉट इनवर्स के अंदर ये वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक चीज तो फॉर श्योर कि जो भी अंदर का वैल्यू बनेगा वो कॉट इनवर्स 1 या उसके आगे बनेगा। ठीक है, अब कॉट की खास बात है, जैसे टैन में क्या होता है कि एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे तो टैन का वैल्यू बढ़ता था, कॉट में उल्टा होता है। कॉट में जब आप एंगल की वैल्यू कम करोगे तो टैन की वैल्यू बढ़ती है। सो डेफिनेटली एक चीज मुझे दिखा कि यहाँ पे अपने पास जो कॉट के अंदर का वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव है, मतलब कॉट का आंसर पॉजिटिव आएगा, वो तो एनीवेज पॉजिटिव था अपने पास। नाउ यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये 1 या 1 से बड़ा आएगा, तो आई कैन से कॉट इनवर्स का जो वैल्यू रहेगा अपने पास वो कॉट इनवर्स के अंदर जो आप रेंज लिखोगे ये कैसे लिखेंगे हम लोग? सो रेंज आना चाहिए अपने पास कॉट इनवर्स 1 या उससे छोटा। छोटा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये वैल्यू क्या बोला है? 1 या 1 से बड़ी। 1 से बड़ी कहां तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक हो सकती है बेसिकली। जब आप कॉट इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी लिखोगे, कहने का मतलब ये हुआ कि कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है? 0 पे आती थी। सो इसीलिए जैसे जैसे ये अंदर का वैल्यू बढ़ेगा कॉट का वैल्यू कम होता जाएगा। तो मुझे इसका रेंज लिखना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम कॉट इनवर्स इन्फिनिटी टू कॉट इनवर्स 1, ऐसा होना चाहिए। बट क्योंकि हमको पता है कि इन्फिनिटी तो डिफाइन नहीं है, रियल नहीं होता, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपने पास ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, नाउ अब जो अपना फाइनल रेंज होगा, जो अपना आंसर होगा वो अपने को मिलेगा, इसका रेंज जो होगा वो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कितना हो गया? 0 से कॉट इनवर्स 1 मतलब 5/4। सो ये होगा अपना फाइनल इस क्वेश्चन का रेंज। हमने क्या किया फाइनली? हमने सिर्फ डोमेन को डिसाइड करके जो डोमेन था उस पर कमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग रेंज को सॉल्व किया। अब ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में डोमेन पूछा नहीं गया था, बट बाय डिफॉल्ट अगर रेंज सॉल्व करना है तो मुझे डोमेन निकालना ही था, तो मैंने वही यूज किया। डोमेन पे पहले कमेंट किया, जो इसका डोमेन आया वो क्या था अपने पास? 1 या 1 से बड़ा। इसी को आई कैन राइट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा अपने पास 1 to infinity एंड बेस्ड अपॉन द डोमेन हमने इस पे कमेंट कर दिया इसके रेंज के ऊपर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो केयरफुल रहना, इनको देखना कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इनका अप्रोच क्या होता है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट दिखेगा, x to the power 100, x to the power 101 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे सब कुछ जो अपने पास ट्विस्ट है दैट इज सिर्फ रेंज का यूज है। समझना कैसे? क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3π/2। आपको प्रूफ करना है कि x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 इज इक्वल टू 9/x to the power 101 प्लस y to the power 101 प्लस z to the power 101। एक सिंपल चीज समझो, 3 वेरिएबल है x y z, ठीक है, और इक्वेशन 1 हम कितना भी ट्राई कर ले इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। तो यही तरीका है इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। जब आपके पास एक इक्वेशन दिया है, ये नंबर ऑफ इक्वेशन जो दी है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 10th और 11th हम लोग यूज करते हैं कि जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों सेम हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, लाइक इन दिस केस, तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको करना पड़ेगा, इन सबको लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ये समझो कि लॉजिकली सॉल्व कैसे करते हैं। इन जनरल मुझे पता है कि जब साइन इनवर्स एक्स का मैं रेंज देखता हूँ, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के रेंज की, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2। ऑब्वियसली मैं x की जगह पे y लिखूं या z लिखूं या w लिखूं, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो वेरिएबल चेंज किया है, उसका रेंज पे इंपैक्ट नहीं होगा, फाइनल रेंज आपका सेम रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है? π/2, ठीक है। ऑब्वियसली इन सबके अपने अपने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? π/2। जब मैं इन सबको अपने अपने मैक्सिमम पे रखूंगा, जो देखो क्या आता है, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 मैच कर गया 3π/2।
अब आप बोलोगे सर खाली मैक्सिमम ही क्यों, तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो आपने एक काम किया, किसी भी एक वैल्यू को π/2 से कम कर दिया, ठीक है, तो इनमें से किसी एक को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने यूज किया रेंज का एक्सट्रीमम। व्हाट डू मीन बाय रेंज का एक्सट्रीमम, कि रेंज का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूंगा कि ये इक्वेशन होल्ड्स ट्रू ओनली इफ sin inverse x is equal to sin inverse y is equal to sin inverse z is equal to π/2। अदरवाइज ये इक्वेशन कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। द रीजन इसके अगर आपने एक भी वैल्यू को π/2 से थोड़ा सा कम कर दिया तो सेकंड को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसका मैक्सिमम वैल्यू ही कितना हो सकता है अपने पास π/2। तो यही इन सब क्वेश्चंस का हिंट होता है। नाउ sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, साइन की किस वैल्यू पे आपको आंसर π/2 मिलता है, दैट इज एट 1। तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा x शुड बी इक्वल टू y शुड बी इक्वल टू z इक्वल टू 1। जैसे ही अपने को आंसर मिला अब हम सारे वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या प्रूफ करना था, x टू दी पावर 100 प्लस y टू दी पावर 100 प्लस z टू दी पावर 100 इज इक्वल टू 9 बाई x टू दी पावर 101 प्लस y टू दी पावर 101 प्लस z टू दी पावर 101। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो हर एक का वैल्यू 1 पुट करते हैं, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 बाई अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1। सो ये फाइनली प्रूव हो गया अपने पास 3 इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स ये कंडीशन अपना करेक्ट था। सो ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि हर एक इनवर्स फंक्शन का रेंज बाउंडेड है, मिनिमम वैल्यू के साथ भी बाउंडेड है, मैक्सिमम के साथ भी बाउंडेड है। सपोज करो इसी में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0। नाउ मैं इक्वल टू 0 पे बोल रहा हूँ, सिंपल सा। अब मैंने मिनिमम को यूज किया, किसी भी cos इनवर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो हमने पढ़ा है cos इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 हो सकता है। तो अगर तीनों cos इनवर्स के सम को 0 होना है और मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू ही 0 अलाउड है, तो तीनों को क्या होना पड़ेगा 0। अगेन द सेम कंडीशन। क्यों, अगर आपने एक को हल्का सा भी पॉजिटिव लिया तो सेकेंड को नेगेटिव होना पड़ जाएगा उसको 0 बनाने के लिए, विच इज नॉट ऑल पॉसिबल। तो सेम केस cos में कैसे बन सकता है, इक्वल टू 0। आपको सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, बाय ऑब्जर्विंग कि इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्वेशन। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ बोला अपने को फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन व्हिच इज cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x इज डिफाइंड। देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन होगी अंडर रूट के ऊपर, कि अंडर रूट डिफाइन कब होता है, जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है वो cos इनवर्स के अंदर लिखा है इस पे, बिकॉज cos इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, फ्रॉम -1 टू +1। तो उसी कंडीशन को यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट कंडीशन से। सो पहला रूट जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड मतलब सेकेंड रूट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दैट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एक चीज समझना, अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं, यहां भी इक्वल टू आ सकता है, अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो दोनों कंडीशन मोर और लेस सिमिलर दिख रही है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन 0 है तो ये तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन 0 हो गया। क्यों, बिकॉज ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू प्लस 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो क्या बोलूं, ये केस मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मैं सिर्फ इतने पार्ट को भी सॉल्व कर दूंगा तो ये केस में बाय डिफॉल्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से इस केस को सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कि जो cos इनवर्स के अंदर का वैल्यू लिखा हुआ है वो वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। बट क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है रूट, एंड रूट कैन बी नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा कि जो अपना अंडर रूट का कंडीशन है दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल और 1 से छोटा होना चाहिए। ये मैंने क्या किया, cos इनवर्स के डोमेन की कंडीशन यूज कर दी। सिमिलरली सेकंड cos इनवर्स भी लिखा है, उसका भी डोमेन, सो 0 लेस देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये कंडीशन हमने इग्नोर कर दिया। द रीजन बीइंग कि अगर ये ट्रू है तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा। तीन कंडीशन दिख रही है मुझे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व करना। ये वैल्यू बोलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है,
अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू 0 दिया तब तो ये क्या बनेगा 1, पर अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो अब ये वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, जो इस रेंज को ले नहीं पाएगा बेसिकली, या फिर इस डोमेन के अंदर लाइन नहीं कर पाएगा। सो बी केयरफुल, सब कुछ डिपेंडेंसी इसके ऊपर आने वाला है। मैं बोलूंगा ये केस सिर्फ तभी डिफाइन करेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या हो जाए 0, और यही इसकी खास बात थी। पूरा क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं था, और इनवर्स में ऐसा होगा भी, बी केयरफुल। इनवर्स के केसेस में हम लोगों को हमेशा डोमेन रेंज को लेके बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज वही मिस्टेक होता है। अभी वापस एक बार रिकॉल करता हूँ, देखना कैसे। इन दोनों में से इस केस को डिस्कार्ड किया, अंडरस्टूड, बिकॉज ये पॉजिटिव था। नाउ अब इन दोनों केसेस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये केस ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 0 ले लिया तब तो यहाँ 1 बनेगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। पर अगर 0 से स्लाइटली बड़ा ले लिया, सपोज 0.1 ले लिया, तो 0.1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.1। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। आप बोलोगे सर लास्ट कंडीशन को तो यूज किया ही नहीं, ये भी यूज हो गया, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन मैंने क्या अज्यूम किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है 0, जो इसको भी सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द ओनली वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा आप कोई भी आंसर ले लोगे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अपने से क्या पूछा गया था, रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस f of x इज डिफाइंड, तो यहीं से आएगी रियल वैल्यू। क्या इसी को आई कैन राइट x इंटू x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0, मतलब दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3। These are the two real values of x for which this function is well defined। ठीक है, ये तो हो गया डोमेन। सपोज करो रेंज भी पूछ लेता, तो इसमें हम रेंज को भी कमेंट कर देते हैं, कुछ नहीं करना, डोमेन के दो ही वैल्यू थे तो उन दोनों को पुट कर दो, रेंज मिल जाएगा। पहले x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 क्या होता था, cos का वैल्यू 1 कब बनता था एट 0 डिग्री, तो ये तो हो गया 0। यहाँ बनेगा cos इनवर्स ऑफ 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक चीज तो कंफर्म कि मुझे एक एंगल मिल रहा है या एक वैल्यू मिल रहा है पाई बाई 2। नाउ सेकंड वैल्यू x इक्वल टू -3 पुट करते हैं। जब x इक्वल टू -3 पुट किया तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा -9, दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा। cos इनवर्स 1 वापस से क्या हो जाएगा अपने पास, अगेन 0, प्लस यहाँ पुट किया -3, तो 9 minus 9 cos इनवर्स 0 अगेन पाई बाई 2। तो आई शुड से डोमेन में भले ही दो एलिमेंट थे, रेंज में तो एक ही एलिमेंट है, इसका रेंज आपके पास सिर्फ क्या हो सकता है, ओनली पाई बाई 2 करस्पॉन्डिंग टू दिस डोमेन। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा और उसका रेंज भी आपका डिफाइन नहीं होगा।